गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये बहुत ही अहम टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में आपको पिछले क्लास में बतला चुका हूँ। कंपनी का समापन, कंपनी को लिक्विडेट कर देना, मतलब कंपनी को बेच देना और उसे प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान करना और शेष बचे धन को अंशधारियों में उसके अनुपात में बांट देना। ये कंपनी का समापन हुआ। इसके लिए एक निस्तारक, वह व्यक्ति जिसे कंपनी के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है वेतन प्रक्रिया को देखने के लिए, समापन प्रक्रिया को देखने के लिए, वैसे व्यक्ति को निस्तारक कहा जाता है। तो वो निस्तारक संपत्ति को बेचता है और उसे प्राप्त धन से कंपनी के ऋणों का भुगतान कर देता है और शेष बचे धन को अंशधारियों में उसके अनुपात में बांट दिया जाता है। ये संक्षिप्त रूप से कंपनी का समापन हुआ। निस्तारक की नियुक्ति करने के उपरांत कंपनी पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कंपनी के संचालक, प्रबंधक, इन सबों का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो कंपनी के समापन में निस्तारक इन सारे प्रक्रियाओं को लिए एक विवरण बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, जिसको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। निस्तारक का अंतिम खाता विवरण। तो इसमें मेन अहम बात यह है कि इसके दो विवरण, ये खाता के फॉर्मेट में ही बनाया जाता है, खाता कोई है नहीं, है विवरण, लेकिन खाता के फॉर्मेट बनाया जाता है। लेफ्ट साइड वाले कॉलम में रिसिप्ट्स मतलब प्राप्तियों को लिखा जाता है और राइट साइड वाले कॉलम में पेमेंट्स को लिखा जाता है। तो प्राप्ति वाले कॉलम में सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यदि कंपनी के पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद कंपनी की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उसको बेच दिया जाता है। एसेट्स रियलाइज, सिर्फ उन संपत्ति को छोड़कर जो संपत्ति किसी लेनदार के हाथों कंपनी ने गिरवी रख दी रहती है, गिरवी रखा गया रहता है, वैसे संपत्ति को एसेट्स रियलाइज्ड वाले टॉपिक में शामिल नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। एसेट्स रियलाइज्ड एक्सक्लूडिंग दोज एसेट्स who's टेकन बाय क्रेडिटर, जिसको क्रेडिटर के द्वारा ले लिया गया हो, वो संपत्ति को उसमें नहीं बेचेंगे। और बाबा की सारी संपत्ति को बेच करके एसेट्स रियलाइज वाले कॉलम में डाल देंगे। अगला स्टेप है सरप्लस। प्राप्ति वाले कॉलम का अगला स्टेप है एसेट्स रियलाइज के बाद सरप्लस। सरप्लस में जो संपत्ति आप लेनदार को गिरवी दे रखे थे, उस संपत्ति को बेच करके लेनदार का पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा सरप्लस कहलाता है, वो सरप्लस में लिखेंगे। जैसे सपोज आपका लेनदार है 3000 का और आपने उसको 5000 का संपत्ति गिरवी दे रखा है। उस संपत्ति को आपने 5000 में बेचा, तो 5000 में से उस लेनदार को 3000 को पहले पेमेंट कर दिया जाएगा और शेष जो 2000 बचा वो सरप्लस है, तो सरप्लस वाले कॉलम में लिखा जाता है। फिर अगला स्टेप है सरप्लस के बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल। कंपनी कुछ अंश पूंजी को इसी समय के लिए बचा कर रखी रहती है। आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा था, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, 3 रुपये अलॉटमेंट मनी और रेस्ट मनी आवश्यकता पड़ने पर, मतलब फाइनल कॉल कंपनी नहीं मांगी रहती है। तो उस फाइनल कॉल को 2 रुपया कॉल को जो अनपेड था अब तक, अब कंपनी उसको मांगेगी। तो वो 2 रुपये अनपेड कॉल को कंपनी मांगती है और वो जो पैसा प्राप्त होता है वो उसमें लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, मांगी गई रकम में से वह रकम जो कंपनी को नहीं प्राप्त होता, जिसको हम लोग कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं, वो भी रकम कंपनी को प्राप्त होता है, तो कॉल्स इन एरियर को भी डाल देना। मतलब प्राप्ति वाले कॉलम में इन सारे प्राप्तियों को एक साथ डाल देंगे। इस तरह से एक टोटल प्राप्ति हुआ। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं प्राप्त वाला कॉलम। सबसे पहले कैश इन हैंड, उसके बाद कैश एट बैंक, उसके बाद एसेट्स रियलाइज्ड, उसके बाद सरप्लस, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल। अब आते हैं हम लोग पेमेंट की। तो पेमेंट वाले साइड में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पेमेंट हम यूं ही नहीं कर देंगे,
जैसे तैसे हो गया, अपना ऋण को पहले पेमेंट कर देंगे, उसके ऋण को पहले पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट होता है रक्षित लेनदार का। रक्षित लेनदार मैंने अभी जस्ट बतलाया था, वह लेनदार जो दिए गए ऋण से अधिक कीमत का संपत्ति प्रतिभूति आपसे गिरवी ले लेगा। जैसे 5,000 का ऋण लिया था, आपने उसको 8,000 का संपत्ति गिरवी दे दिया, तो 5,000 पहले पेमेंट हो जाएगा और उस 8,000 में से 3,000 आपका सरप्लस बचेगा। ये प्रक्रिया पहले होता है। तो ये रक्षित लेनदार का पेमेंट करने के बाद अगला पेमेंट होता है लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय। कंपनी पर कोई मुकदमा किया हुआ रहता है या कंपनी किसी मुकदमा किया रहता है, तो उस मुकदमा से संबंधित कुछ खर्च होते रहते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, तो वो लीगल एक्सपेंसेस को पेमेंट में डाल देंगे। उसके बाद अगला पेमेंट होता है जिस निस्तारक को, लिक्विडेटर को आपने नियुक्त कर रखा है कंपनी ने, उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। निस्तारक जितना संपत्ति बेचेगा उस संपत्ति पर उसको 2, 4, 5% की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वो पारिश्रमिक लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन के नाम से हेडिंग में डाल देंगे। या आरक्षित लेनदार को जो पेमेंट किया जाता है, उस आरक्षित लेनदार पर उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। तो निस्तारक को 2 टाइप का रिम्यूनरेशन दिया जाता है, एक संपत्ति को बेचने पर रिम्यूनरेशन और एक आरक्षित लेनदार को पेमेंट किया जाता है उस पर रिम्यूनरेशन। तो चलिए, लीगल एक्सपेंसेस भी पेमेंट हो गया, उसके बाद ये रिम्यूनरेशन का ही पेमेंट कर दिए। अब अगला टॉपिक है पेमेंट का, रिम्यूनरेशन के बाद डिवेंचर, या उससे पहले कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डाल देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग डिवेंचर। डिवेंचर जिसमें संपत्ति पर प्रभार रहता है, चल प्रभार रहता है, फ्लोटिंग चार्ज रहता है। प्रश्न में नहीं भी लिखा रहेगा फ्लोटिंग चार्ज के बारे में, तो ये ऑटोमेटिक फ्लोटिंग चार्ज रहता है। तो ये डिवेंचर का पेमेंट किया जाता है। डिवेंचर का पेमेंट करने के बाद, डिवेंचर का पेमेंट करने के बाद कंपनी आरक्षित लेनदारों का पेमेंट करती है। आरक्षित लेनदार में सबसे पहले वह लेनदार जिसको पूर्व अधिकार है पेमेंट लेने का, जिसको हम लोग पूर्वाधिकार लेनदार के नाम से जानते हैं, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे रक्षित लेनदार का। उसके बाद रक्षित लेनदार के बाद अनआरक्षित लेनदार जो बच जाएगा, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, उसका पेमेंट किया जाता है। अनसेक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद अब जो पैसा फिर बचा, पैसा बचा है तो टोटल रिसिप्ट देख लेंगे, टोटल अमाउंट कितना, उसमें से मैंने जो जो पेमेंट कर रखा है, लीगल एक्सपेंसेज, रिम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज, डिवेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये सारे पेमेंट को घटा करके अपना बैलेंस चेक करते रहिएगा। उसके बाद जो पैसा बचा लास्टली, उस पैसे से अंशधारियों का पेमेंट किया जाता है। तो अंशधारियों में भी हम लोग पढ़े हैं पूर्वाधिकार अंशधारी, वह अंशधारी जिसको पूर्व अधिकार है पहले पेमेंट लेने का, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को पेमेंट किया जाता है। पूर्वाधिकार लेनदार अंशधारी को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा समता अंशधारी को पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को। उसके बाद भी पैसा बच रहा है कंपनी के पास, तो वो सरप्लस कहलाया, और उस सरप्लस को पुनः पूर्वाधिकार अंशधारियों में, समता अंशधारियों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से सरप्लस को भी बांट देंगे। इस तरह से ये आपका दोनों प्राप्ति और भुगतान का कॉलम क्लियर होगा, आपका बैलेंस दोनों बगल इक्वल आ जाएगा। इस तरह से लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यह कहते हुए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो शॉर्ट वीडियो बनाना है, समझना है, और फिर हम आगे क्लास में लेनदार कितने प्रकार के होते हैं उसको मैं डील करूँगा। धन्यवाद।